हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम्पलीफायर देखा था जो कि नेगेटिव फीडबैक यूज़ होता है जिसमें। अभी हम लोग पॉजिटिव फीडबैक देखेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक का एप्लीकेशन होता है ऑसिलेटर्स में। तो हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग ऑसिलेटर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, उसका सर्किट किन कंपोनेंट से बनता है, वो सारा कुछ देखेंगे। तो बेसिकली जो मॉड्यूल 3 है हमारा एम्पलीफायर हम लोगों ने कवर कर लिया है। सेकंड जो था वो ऑसिलेटर था। तो ऑसिलेटर में हमारा टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर भी है और बारकोसन क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। तो जो हमारा सब टॉपिक 3 है उसमें हम लोग बारकोसन क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ऑसिलेटर्स, ये 5 टाइप का जो ऑसिलेटर यहाँ पे लिस्ट किया गया है, हमें इस सिलेबस में यही पढ़ना है। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग बेसिक जो प्रिंसिपल होता है ऑसिलेटर का वो सब देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में ऑसिलेटर काम करता है और ऑसिलेटर की ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अभी। इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटर्स। सो व्हाई ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का ज़रूरत क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम फ्यू हर्ट्ज टू सेवरल मेगाहर्ट्ज इज रिक्वायर्ड। अभी हम लोग जो भी एप्लीकेशंस देखते हैं या कोई डिवाइस देखते हैं, सभी में हम लोग सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो डीसी सिग्नल जो होता है वो जनरली हर सर्किट में सिर्फ बायसिंग के लिए होता है। तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एसी सिग्नल की। ठीक है, तो ऑसिलेटर क्या करता है, हमें एसी सिग्नल प्रोवाइड करता है कुछ इस तरह का, जिसका कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी एक ऑसिलेटर सर्किट है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा और वो सिग्नल कैसा होगा, एसी सिग्नल होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। इसको एसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार ये प्लस होता है फिर ये माइनस होता है, ये प्लस माइनस, मतलब ऑल्टरनेटिवली ये प्लस माइनस में चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में वेवफॉर्म का कितना साइकिल है। ठीक है, जो डीसी सिग्नल हमारा होता है, डीसी सिग्नल को जनरली ऐसे ये स्ट्रेट रहता है, ये ऑल्टरनेट नहीं करता है। तो डीसी सिग्नल जो हमारा रहता है उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सिग्नल इज 0। तो ऑसिलेटर का काम क्या होता है, ये एक वेवफॉर्म देता है, एसी वेवफॉर्म देता है, जिसका कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, किसके बीच में, तो फ्यू हर्ट्ज टू मेगाहर्ट्ज। ठीक है, दिस इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड ऑसिलेटर और वेव जनरेटर। वेव जनरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिग्नल जनरेट कर रहा है, वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको वेव जनरेटर बोलते हैं। तो ऑसिलेटर कहाँ कहाँ यूज होता है, रेडियो में, टीवी में, रैडर में, और भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या डिवाइसेस है उसमें। तो अगर डेफिनेशन देखें तो ऑसिलेटर का डेफिनेशन 2-3 है। तो एक एक करके जब आगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो हम लोगों को इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है डेफिनेशन का वो पता चल जाएगा। तो तब तक अभी हम लोग सिर्फ एक बार रीड करते हैं कि ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स डीसी एनर्जी इनटू एसी एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी एनर्जी को रिक्वायर्ड एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जहाँ पे भी एसी टर्म आया, एसी सिग्नल है, दैट मीन्स कि उसका कोई फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमारे जो घर में पावर सप्लाई होता है उसमें बोलते हैं ना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का पावर सप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकेंड में वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका 50 साइकिल्स आएगा। ठीक है, तो ऑसिलेटर क्या करेगा, हम लोग डीसी सप्लाई देंगे और ऑसिलेटर उसको एसी में बदलेगा। ओके, सेकेंड है एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोड्यूसेस एन एसी आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। मतलब ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है या सर्किट है जिसमें हम कोई इनपुट नहीं देंगे फिर भी हमको एसी आउटपुट मिलेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम लोग कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं फिर भी हमको आउटपुट मिल रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे आगे। ऑसिलेटर इज अ सर्किट दैट जनरेट्स अ पीरियोडिक वेवफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स। तो ये लगभग जो ये चीज़ कह रहा है सेकंड वाला, वो ये चीज़ कह रहा है, ये भी क्या कह रहा है कि जो सर्किट है वो एक पीरियोडिक वेवफॉर्म जनरेट करता है। पीरियोडिक वेवफॉर्म मतलब ऐसा वेवफॉर्म जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे। जैसे अगर हमारे पास ये है ट्रायंगल, तो अगर ये ऐसे खुद को रिपीट कर रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि इतने टाइम के बाद सिग्नल फिर से खुद को रिपीट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये पीरियोडिक सिग्नल हुआ। ओके, तो जो ऑसिलेटर है वो हम लोगों को पीरियोडिक वेवफॉर्म देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स। मतलब हम लोग कुछ भी अलग से सोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब इनपुट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि एन ऑसिलेटर डज नॉट क्रिएट्स एनर्जी, इट ओनली एक्ट्स एज एनर्जी कन्वर्टर। ऑसिलेटर किसी भी तरीके का
सोर्स की तरह काम नहीं करता है कि वो एनर्जी क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ एक तरह का एनर्जी कन्वर्टर है, वो एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अब अभी हम लोग बोले कि ऑसिलेटर जो है वो वेव फॉर्म जनरेटर है, ठीक है। तो ऑसिलेटर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस बेसिस पे? एक हो गया साइनोसॉइडल ऑसिलेटर जिसको कि हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं, दूसरा हो गया नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर जिसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। साइनोसॉइडल ऑसिलेटर क्या हो गया? ऐसा ऑसिलेटर जो कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करता हो। साइन या कॉस ये सब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हुआ। तो जो भी ऑसिलेटर साइन सिग्नल ऑब्टेन कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है वो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर है, और जो नॉन साइनोसॉइडल कर रहा है वो नॉन साइनोसॉइडल है। तो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल क्या हो जाता है? जैसे हमारा स्क्वायर सिग्नल है, मान लेते हैं मेरा जो ऑसिलेटर है वो कुछ इस टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर सिग्नल हो गया। ये साइनोसॉइडल नहीं है क्योंकि साइन जैसा नहीं है। या फिर अगर कोई वेवफॉर्म है ऐसे, ये ट्रायंगुलर है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मेरा ऑसिलेटर इस टाइप का सिग्नल कर रहा है, ये ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा होता है। जो नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर है उसका जनरली रेंज मेगाहर्ट्ज तक ही रहता है, लेकिन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर हम लोग 1 गीगाहर्ट्ज तक का भी जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर का कितना टाइप हो सकता है। साइनोसॉइडल ऑसिलेटर मतलब अभी क्या बताए कि जिसमें साइन वेव जो कि जिसका कि आउटपुट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। तो अब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ठीक है, तो ये दोनों ही फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वेवफॉर्म है वो साइन की तरह है, ठीक है। लेकिन एक में इसका क्या हो रहा है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड घट रहा है, और इसमें क्या है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड बराबर है, ठीक है। तो ऐसा ऑसिलेशन जिसका कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटते जाए, डिक्रीज होते जाए, उसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम। इसमें टाइम के साथ क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। और अनडैम्प्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम। इसमें हम लोग देख रहे हैं टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि ऑसिलेटर में क्या होता है, एनर्जी कन्वर्जन होता है। ऑसिलेटर इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज एन एनर्जी कन्वर्टर। तो जब ऑसिलेटर एनर्जी कन्वर्ट करता है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो क्या होता है कि उसमें कुछ एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। वो लॉस जो होता है, एनर्जी लॉस, वो या तो उसमें जो सर्किट एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें हीट डिसिपेशन के कारण होता है, या फिर जो वायर है उसके फ्रिक्शन के कारण होता है। तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, उसको तुम एक बोतल से दूसरे बोतल में कर रहे हो। तो अगर दूसरे बोतल में कर रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा पानी गिर जाए, फिर वापस से तुम दूसरे बोतल से पहले वाले बोतल में डालोगे पानी, तो हो सकता है वापस से और गिर जाए। तो टाइम के साथ क्या होगा, जितने बार तुम बोतल में पानी को एक से दूसरे में कर रहे हो कन्वर्ट, तो क्या हो रहा है, पानी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो पानी कम होते जा रहा है। सेम यही चीज़ है कि जितने बार भी एनर्जी कन्वर्जन होता है कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो टाइम के साथ क्या होता है, एनर्जी लॉस होते होते इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। लेकिन अनडैम्प्ड में क्या होता है, अनडैम्प्ड में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ तो हम लोग देखें कि टाइम के साथ एनर्जी लॉस होता है। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे हम लोग को मिल सकता है, हम लोग एक एनर्जी कॉम्पनसेशन सर्किट लगाते हैं। मतलब जितना लॉस हुआ उतना हम इसमें एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दिए। जैसे अगर बॉटल 1 से बॉटल 2 में पानी डाल रहे हो, अगर मान लो 2 ml पानी गिर गया, तो हम क्या करेंगे, बॉटल 2 में 2 ml पानी और ऐड कर देंगे अलग से ऊपर से, कि चलो जो गिरा वो हम वापस से इसमें डाल दिए। फिर हम बॉटल 2 से वापस से बॉटल 1 में जब पानी डालेंगे तो फिर मान लो 2 ml गिर गया पानी, तो क्या करेंगे, फिर 2 ml पानी हम बाहर से लेकर के और बॉटल 1 में डाल देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि बॉटल में अगर 1 लीटर पानी है तो वो पूरा एग्जैक्टली 1 लीटर ही रहेगा, जितना गिरता है उतना हम और आगे से डाल देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी लॉस तो होता है, लेकिन जितना एनर्जी लूज हो रहा है उतना ही एनर्जी हम वापस से सप्लाई कर दे रहे हैं इसमें। तो इसीलिए अब क्या है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। तो हम लोगों को हर प्रैक्टिकल चीज़ में यही अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए होता है, ऐसा सिग्नल चाहिए होता है जिसका कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे एनर्जी कॉम्पनसेशन सर्किट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि ऑल्दो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है टाइम के साथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f = 1/टाइम पीरियड। इस वेव का टाइम पीरियड ये है t,
तो फ्रीक्वेंसी इसका ऑपोजिट देखो, टाइम पीरियड जो है अगर वो सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइम पीरियड सेम है, जो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो सेम टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, जो वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होते जाता है। अनडैम्प्ड में क्या होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे रह पाता है, क्योंकि एक्सटर्नली हम लोग उसमें एनर्जी कॉम्पनसेशन सर्किट लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आया प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशन के, एक्चुअली में ऑसिलेशन होता कैसे है। ठीक है, तो सर्किट दैट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशंस ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ऑसिलेटरी और टैंक सर्किट। ठीक है, ऑसिलेटर का जो सर्किट बनाते हैं उसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। तो जनरली जो टैंक सर्किट है वो एल और सी से बनता है, इंडक्टर और कैपेसिटर से। ठीक है, तो अगर हम कोई सर्किट बनाए हैं जो कि ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है, उसमें एल और सी है, तो वो ऑसिलेटर कौन सा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करेगा वो इस फॉर्मूला से पता चलता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एफ आर मीन्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा एल और सी जो है वो रेजोनेट कर रहा है। तो एफ आर इक्वल्स टू 1/2π√/LC, ये फॉर्मूला है। तो एल हम जितना हेनरी का लिए हैं वो डालेंगे, कैपेसिटर हम जितना फैराड का लिए हैं वो वैल्यू डालेंगे। इसको सॉल्व करके जितना भी आंसर आएगा उतना हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल वहाँ से ऑब्टेन होगा ऑसिलेटर से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि एल और सी को कनेक्ट करते हैं तो ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम लोग जो डायग्राम से बताएंगे वही चीज़ यहाँ पे बस लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग डायग्राम से समझा देंगे, उसके बाद इससे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे हम एक बार रीड कर देते हैं कि सपोज कैपेसिटर सी इज चार्ज टू एन एक्सटर्नल बैटरी पोटेंशियल। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको कि हम कोई भी एक्सटर्नल बैटरी से चार्ज कर ले। मान लेते हैं 5 वोल्ट का बैटरी है, तो 5 वोल्ट के बैटरी के साथ एक कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, 5 वोल्ट चार्ज ले लेगा। अब फिर क्या होता है, जब इसको एल से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो करंट फ्लो होता है एल के थ्रू। ठीक है, और इंडक्टर का क्या है, या कोई भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इंडक्टर का तो नेचर ही है कि वो एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, है ना। मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर करता है उसको ये इस तरह से लिखते हैं, ½ Li²। मतलब अगर किसी भी इंडक्टर में I करंट फ्लो कर रहा है और उस इंडक्टर का वैल्यू L है तो कितना एनर्जी वो स्टोर करेगा, ½ Li²। ठीक है, तो जैसे ये करंट जो है इंडक्टर से फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। तो किसी भी अगर वायर में, जिस वायर का रेडियस R है, उससे अगर हम लोग करंट पास करवाएंगे या करंट फ्लो कर रहा है उससे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना होगा, μ0I/2πr। μ0 क्या है, परमिएबिलिटी इन स्पेस। ठीक है, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की। मतलब क्या हो गया कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो अभी क्या होता है, कैपेसिटर मेरे पास चार्ज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो करंट फ्लो करता है एल के थ्रू करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एल का तो काम है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना। तो ये तब तक स्टोर करेगा जब तक कि करंट मैक्सिमम नहीं हो जाए। और करंट मैक्सिमम कब होगा, जब पूरा चार्ज कैपेसिटर से इंडक्टर के पास आ जाएगा। ठीक है, तभी करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि तब क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा इंडक्टर के पास मैक्सिमम करंट अब मिल गया है। मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर के पास रहता है इलेक्ट्रिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो कह लो, और इंडक्टर के पास रहता है मैग्नेटिक एनर्जी। तो अभी तुम क्या किए कि मेरा कैपेसिटर चार्ज था, मतलब कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी था, वो क्या हुआ, कैपेसिटर हम लोग डिस्चार्ज कर दिए तो सारा का सारा चार्ज कहाँ गया, इंडक्टर के पास आ गया। मतलब कि अब वो जो एनर्जी कन्वर्जन का हम लोग बात किए थे वो हो गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी था वो अब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है, कैपेसिटर क्योंकि डिस्चार्ज हो गया है तो क्या होगा, करंट जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। अब करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा जो कि इंडक्टर के अक्रॉस है। ठीक है, तो लेंज लॉ जो होता है वो कहता है कि जो चेंज का कॉज है उसको अपोज करना है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर क्या करता है, इस चेंज को अपोज करता है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंडक्टर विल अपोज दिस चेंज एंड इट रिवर्स द पोलैरिटी। ठीक है, तो इसके आगे पहले हम लोग अब डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, नहीं तो ऐसे हम बोलते रहेंगे लेकिन समझ में फिर नहीं आएगा। ठीक है,
तो हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, वहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं सर्किट का जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक कैपेसिटर लिए, क्योंकि हम लोग देखे थे कि कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर लेते थे, तो कोई भी एक कैपेसिटर लिए और उसको क्या कर दिए, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिए। तो जब जैसे ये बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये बैटरी क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर में क्या पोलैरिटी हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि यहाँ से चार्ज कर रहा है, ये करंट इधर आएगा, ये चार्ज फ्लो इधर से होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस अब ये पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो V पोटेंशियल है ये अपना पूरा पोटेंशियल कैपेसिटर को दे देगा। तो अब अगर हम ये यहाँ से ये ओपन कर दे, अगर ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसको हम हटा दें, तो मेरे पास एक कैपेसिटर रहेगा जो कि V वोल्ट तक चार्ज है। तो अगर ये बैटरी 5 वोल्ट का लगाते, तो जब इसको लगा करके और ये सर्किट चालू हो गया, जैसे ही इसमें कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, ये क्या करेगा, 5 वोल्ट का बैटरी अपना चार्ज इसमें कैपेसिटर को देने लगेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद हम अगर ये हटा दें, तो मेरे पास ये कैपेसिटर रहेगा जो कि 5 वोल्ट के बैटरी की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करते हो, तो अगर पावर बैंक में मान लो 5 वोल्ट का अगर उसमें चार्ज है और तुम्हारा मोबाइल इसमें पावर बैंक में कनेक्ट करोगे, मोबाइल पूरा डिस्चार्ज है, लेकिन जब पावर बैंक में कनेक्ट करोगे तो पावर बैंक क्या करेगा, अपना जितना चार्ज है वो इसको दे देगा। ठीक है, तो जब पावर बैंक हटाओगे तब क्या होगा, तुम्हारा जो मोबाइल का बैटरी है वो तो 5 वोल्ट हो जाएगा, दिखाएगा कि हाँ 100% चार्ज है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर लेना है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम लोग उसको एक पोटेंशियल से अटैच कर दिए। तो अब मेरे पास क्या मिल गया हमको, क्योंकि इसका पोलैरिटी है ये प्लस माइनस, तो ये क्या करेगा, सेम पोलैरिटी में इसको चार्ज करेगा। करंट इधर से जा रहा है तो ये प्लस, जो भी यहाँ से प्लस चार्ज है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को चार्ज कैपेसिटर मिल गया है। अब हम लोग ऑसिलेटर सर्किट बनाएंगे। तो अगर ये मेरा कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, अभी हम लोग देखिए L और C से होता है ऑसिलेशन, तो ये जो चार्ज कैपेसिटर है उसका हम लोग क्या बोले, कैसा है, ये प्लस है, ये माइनस है। अभी इंडक्टर तो सिर्फ लगा दिए, अभी कुछ हुआ नहीं है। जैसे ही हम ये वाला सर्किट में चार्ज कैपेसिटर के साथ इंडक्टर लगाएंगे, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल जो करंट है उसका डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इधर। ठीक है, ये मेरा है I। ठीक है, तो करंट फ्लो जो इधर हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, मान लो कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो धीरे धीरे सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। तो करंट फ्लो करना मतलब चार्ज यहाँ से उठ करके अब इधर फ्लो कर रहा है। तो ये इंडक्टर में क्या करेगा, इंडक्टर में तो करंट आएगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, तो ये क्या करेगा, करंट को लाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी डेवलप होगा। तो ये सारा चार्ज अभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अगर हम देखें तो करंट इस तरह से आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में। करंट जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग था, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो इंडक्टर है, अभी इसको ये पॉजिटिव और नेगेटिव में पोलैरिटी एक डेवलप हो गया इंडक्टर के अक्रॉस। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप हुआ इंडक्टर के अक्रॉस, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ मतलब एक तरह का पोटेंशियल ही है। तो ये क्या हुआ, मतलब ये जो करंट इधर आ रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, मतलब एक वोल्टेज, एक पोलैरिटी डेवलप हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा चार्ज इधर आ जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा, इसके अक्रॉस कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन इसके अक्रॉस ये प्लस और ये माइनस रहेगा। तो तब मेरा सर्किट कैसा दिखेगा, ये है कैपेसिटर जो कि पूरी तरीके से डिस्चार्ज है, तो हम चार्ज नहीं दिखाए हैं उसमें, और ये मेरा है इंडक्टर। तो इसके अक्रॉस पोलैरिटी क्या है, ये है प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब जैसे ही ये करंट कम होगा, डिस्चार्ज होगा तो कम हो जाएगा करंट, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग के कारण करंट कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाता है।
तो ये इंडक्टर क्या करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू होगा, इंडक्टर इस चेंज को अपोज करेगा कि नहीं, ये जो आई करंट है वो फ्लो करते रहना चाहिए सर्किट में। कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया तो आई कैसे फ्लो होगा। तब इंडक्टर क्या करेगा, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने के लिए ये अपना पोलैरिटी जो है उसको बदल देगा। अभी पोलैरिटी प्लस माइनस था, ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, अपना पोलैरिटी जो है बदल के क्या कर देगा, माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप ये था हमारा। सेकंड ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज हो गया तो करंट कम होने लग गया, करंट कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंडक्टर बोला कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने के लिए क्या किया, अपना पोलैरिटी चेंज कर लिया। अब पोलैरिटी चेंज हो गया तो अभी क्या होगा, करंट फ्लो करते रहे सर्किट में, इसीलिए ऐसा हुआ। ये जो इंडक्टर है वो अपना पोलैरिटी चेंज किया, तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो इंडक्टर का करंट किधर से होगा, कन्वेंशनल करंट हम लोग लिए, मतलब प्लस से करंट आएगा, तो करंट इधर साइड से फ्लो करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं करंट सही फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में। पहले यहाँ जब कैपेसिटर चार्ज था तो भी करंट इधर से आ रहा था, तो ऐसे रोटेट होता सर्किट में, मतलब क्लॉकवाइज। तो जब इंडक्टर करंट ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है करंट फ्लो होने के लिए, तो भी सेम डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो मतलब कि करंट बनाए रखा है इंडक्टर, वो भी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जब इंडक्टर यहाँ पे करंट फ्लो, इंडक्टर के कारण करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, तो अभी ये करंट क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो होगा, फ्लो करके यहाँ आएगा, तो कैपेसिटर अब चार्ज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है और इंडक्टर के कारण जो करंट फ्लो किया, तो अभी क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, सारा का सारा जो भी करंट था वो इधर आकर के, जो भी चार्ज था इंडक्टर के पास वो सारा आकर के इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ठीक है, अभी इंडक्टर के पास अब कुछ नहीं है, वो सारा कुछ दे दिया कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर चार्ज हो गया वापस से। पहले से कैपेसिटर चार्ज था, कैपेसिटर अपना सारा चार्ज दे दिया इंडक्टर को, फिर इंडक्टर करंट फ्लो करवाया, फिर इंडक्टर की करंट फ्लो होने से क्या हुआ कि सारा चार्ज वापस से आ गया कैपेसिटर के पास, और इंडक्टर के पास अब कुछ नहीं है। तो अब इंडक्टर के पास कुछ नहीं है, कैपेसिटर चार्ज है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, करंट फ्लो कराएगा। अभी कैपेसिटर के पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इधर। तो अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, करंट फ्लो करा रहा है। देखो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज था। अभी क्या हो रहा है, करंट ऐसे सर्किट में घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये वाला जो स्टेप था ये हमारा तीसरा नंबर स्टेप था, जिसमें कि कैपेसिटर जो है अब डिस्चार्ज हो रहा है। फिर सिमिलर वे में क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो होकर के कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा सर्किट में, जो कि फोर्थ स्टेप होगा, वो क्या हो जाएगा कि अगर मेरा ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, तो अभी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन है। तो अभी क्या इसमें इससे पता चल रहा है कि मेरा ये जो कैपेसिटर है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। अब इंडक्टर के पास सारा एनर्जी है, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा था ये करंट कम हुआ, फिर करंट कम होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द इंडक्टर वो कम हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर विल स्टार्ट टू अपोज द चेंज। ठीक है, वो चेंज का जो काउज है, जिस चीज के कारण चेंज हो रहा है उसको वो अपोज करता है। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, करंट के कारण हो रहा है। इसका ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस प्लस, उसके कारण, तो अब ये क्या करेगा, अपना पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। तो अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव है, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, करंट घटने लग गया है, तो करंट घटने से क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। तो अब इंडक्टर क्या करेगा, अपना पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। अभी क्या हुआ था, कैपेसिटर के कारण करंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो L जो है
वो अपोज किस तरह से करता है कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था पहले वो फ्लो होते रहे, करंट में कोई भी चेंज नहीं आए। तो अभी करंट ऐसे जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी भी वैसे ही जाएगा, क्योंकि अभी इस केस में क्या होगा, इंडक्टर अपना पोलैरिटी रिवर्स करेगा, मतलब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इसके कारण करंट किस डायरेक्शन में होगा, प्लस से निकलेगा, करंट इधर आएगा। तो देखो ये ऐसे जाता, वही चीज है, सेम डायरेक्शन हो गया। तो अभी फिर क्या होगा, ये करंट जाएगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो इसके नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, तो यहाँ से ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, फ्लो होकर के यहाँ आएगा, तो फिर से कैपेसिटर के अक्रॉस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव। इसी तरीके से ये साइकिल चलते रहेगा। तो ये जो पहला वाला केस था वो यहाँ आ गया वापस से, तो ये हमारा था फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग पहले एक चार्ज कैपेसिटर लिए, उसको इंडक्टर से लगाए, चार्ज कैपेसिटर लिए तो करंट फ्लो हुआ। अब अगर एक सिग्नल इससे कैसे जनरेट होता है वो देखने के लिए हम लोग प्लॉट करते हैं, करंट वर्सेस टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हम लोग लिए थे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या होगा, मेरा जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 5 वोल्ट का बैटरी है तो वो एकदम डायरेक्ट मैक्सिमम करंट दे देगा, वो टाइम के साथ धीरे धीरे स्टोर करते करंट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब सारा का सारा चार्ज यहाँ आ जाएगा, तभी मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम चार्ज। तो इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट कब होगा, जब सारा चार्ज कैपेसिटर से उठ करके इंडक्टर के पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट अगर ये है तो इस पॉइंट पे क्या है, सी जो है पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो मेरा जो करंट है वो इस टाइप का आएगा। अब क्योंकि सी डिस्चार्ज हो चुका है तो अभी क्या होगा, करंट रिड्यूस होगा, करंट कम होगा। ठीक है, तो करंट कम हो जाएगा और इंडक्टर की तरफ करंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, करंट रिड्यूस हो रहा है। तो ये करंट रिड्यूस हो रहा है। अब अभी क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो गया, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, फिर से कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी में। ठीक है, तो ऑपोजिट पोलैरिटी में अब ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो अब करंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले हम लोग करंट इधर क्लॉकवाइज ले रहे थे, अब करंट जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, माइनस आई मतलब होता है कि अगर करंट इस डायरेक्शन के करंट को आई बोल रहे हैं तो इस डायरेक्शन के करंट को माइनस आई बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए अब जो करंट प्लॉट करेंगे वो नेगेटिव एक्सिस में करेंगे, क्योंकि ये माइनस आई हो गया, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट तो धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक आएगा ही। जैसे यहाँ पे आ रहा था, एक पॉइंट आया, मान लो ये है, यहाँ पे कैपेसिटर फिर से पूरा डिस्चार्ज हो गया, जो कि ये वाला फोर्थ वाला बता रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, करंट रिड्यूस होने लगेगा, रिड्यूस होकर के यहाँ पे पहुंचा, करंट रिड्यूस हुआ, तो ये वाला केस आया। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, फिर से करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। अब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो फिर से यहाँ से करंट इधर जाएगा, तो ये वाला जो डायरेक्शन वाला करंट है उसको पॉजिटिव मान रहे थे ना, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव था, अभी फिर से कैपेसिटर का जो पोलैरिटी है वो प्लस माइनस हो गया, मतलब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए फिर से मेरा जो वेव है वो सिमिलर वे में ये रिपीट करेगा। अब तो ये क्या होगा कि एज इट इज रिपीट करते जाएगा, आगे ये प्लस माइनस चलते रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग अभी क्या है, इस सर्किट में कोई भी बाहर से तो सोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, बस एक बार जो कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे लगाए, चार्ज कैपेसिटर, वही क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्टेड होते जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी था, सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ, मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन इसमें चलते रह रहा है। ठीक है, तो जब तक ये कन्वर्जन चलते रहेगा, वो कन्वर्जन के कारण ही क्या हो रहा है, मेरा ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा वेव आ रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट वेव है और इसका कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी है। तो इस तरीके से हम लोगों को वेव फॉर्म मिलता है ऑसिलेटर से। तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया हो।
तो ये जो L और C है उसके अक्रॉस जो पोलैरिटी चेंज होता है तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसी के कारण हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। अब इसमें एक चीज़ है कि अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ जितना एनर्जी यहाँ पे था अगर उतना ही हमको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अभी क्या बताए थे, मतलब अगर ये बॉटल 1 है, ये बॉटल 2 है, पानी हम डाल रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या अज्यूम किए हैं कि जितना पानी बॉटल 1 में है हम बिना गिराए बॉटल 2 में पानी डाल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगर किसी छोटे बच्चे को दिया जाए कि एक बॉटल से दूसरे बॉटल में ट्रांसफर करो पानी, तो ऑब्वियसली है कि वो गिराएगा ही थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा भी, लेकिन गिराएगा। तो वैसे ही प्रैक्टिकल सर्किट होता है कि प्रैक्टिकल कोई भी सर्किट होता है तो उसमें बिल्कुल एकदम एनर्जी लॉस नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो वायर है या ये जो कंपोनेंट्स है वो सब में क्या होता है, हीट डिसिपेशन होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या मोबाइल ही देखते हो, ज़्यादा देर चलाओगे या चार्ज में रहता है तो वो गर्म हो जाता है, मतलब हीट डिसिपेट कर रहा है। तो ये सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ये सब हीट डिसिपेट करता है। तो हीट अगर वो दे रहा है, डिसिपेट कर रहा है, तो एक्चुअली में वो हीट क्या है, एनर्जी ही ना है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सर्किट का जो एनर्जी था उसी में से कुछ एनर्जी वो लूज कर रहा है, तभी तो हीट बाहर आ रहा है ना। तो वो होता है एनर्जी लॉस। तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में था, फिर ये इधर से सारा चार्ज गया मैग्नेटिक में बना, फिर ये मैग्नेटिक जो है इतना दूर ट्रैवल करके फिर यहाँ आया, तो इसी कन्वर्जन के बीच में एनर्जी लॉस हो जाता है कुछ। ये जो वायर है या इसको कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस टाइप का रहता है सर्किट में। रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, हीट डिसिपेशन होता है। तो इसको एनर्जी लॉस को मॉडल करने के लिए हम लोग माने कि ये L और C तो रहेगा ऑसिलेटर में, लेकिन साथ में एक R भी रहेगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है, एनर्जी लॉस होता है ऑसिलेटर में, वो किसके कारण होता है, तो या तो फ्रिक्शन के कारण होता है, ये जो वायर है चार्ज फ्लो करता है तो वो सब में फ्रिक्शन के कारण, और या फिर हमारा जो हीट डिसिपेशन होता है उसके कारण। ठीक है, तो अब जो मॉडल आया, तो अब हीट डिसिपेशन होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं एक ये साइकिल हुआ, हीट डिसिपेशन हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी लूज होते जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि ये एम्पलीट्यूड जो है कम होते जाएगा, जो कि अभी हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखे। ठीक है, तो एनर्जी कैसे एम्पलीट्यूड को घटाता है ये हम बता चुके हैं अभी तुरंत डैम्प्ड ऑसिलेशन में। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल अगर सर्किट हम लोगों को देखना है, तो प्रैक्टिकल सर्किट के लिए क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि जो एक ऑसिलेटर सर्किट रहता है उसमें ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, साथ में एक रेजिस्टेंस भी रहता है, ये R, ये C, ये L। ठीक है, तो जो भी एनर्जी लॉस रहता है वो क्या होगा, वो हम लोग मानते हैं कि एनर्जी लॉस जो है वो किसके कारण है, तो हीट डिसिपेशन अक्रॉस R, हीट डिसिपेशन अक्रॉस R, इसके कारण एनर्जी लॉस होता है। तो अब कोई भी सर्किट है, अगर हम ऑसिलेटर सर्किट बना रहे हैं तो हम लोगों को ये जानना होगा ना कि कितना हीट डिसिपेट कर रहा है या कितना एनर्जी लॉस होगा। तो उसका एक क्वांटिटी है, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो किसी भी सर्किट का हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि उसका क्वालिटी फैक्टर क्या है। तो क्वालिटी फैक्टर को Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल्स टू XL बाय R। XL क्या है, इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस बताए थे हम, ठीक है, क्या होता है, J ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, ये जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर R का वैल्यू ज़्यादा है तो हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा, R का वैल्यू ज़्यादा है तो हीट डिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होगा। R ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, मतलब एनर्जी जो लॉस है, लॉस ज़्यादा। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि किसी भी सर्किट में हमारा जो R है वो कम हो। ठीक है, तो अगर R कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर ये जो Q है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यही हुआ कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किसी भी सर्किट का, ऑसिलेटर सर्किट का। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि एक अच्छे ऑसिलेटर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, तो एक अच्छे ऑसिलेटर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। और क्योंकि क्वालिटी फैक्टर जो Q है इक्वल्स टू XL बाय R है, तो अगर Q हमको ज़्यादा चाहिए तो R क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए R कम होना चाहिए। अब अगर R का वैल्यू कम है तो हीट डिसिपेशन जो होगा वो भी कम होगा। हीट डिसिपेशन कम होगा, इसका मतलब कि जो एनर्जी लॉस हो रहा था वो भी कम होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग ठीक है कि एनर्जी लॉस कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम जीरो तो नहीं कर सकते हैं। और हम लोग को क्या चाहिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए, कि टाइम के साथ एम्पलीट्यूड घटना नहीं चाहिए।
अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो अनडैम्प्ड के लिए हम लोग क्या बोले थे कि एक्सटर्नल एक जो एनर्जी कॉम्पनसेशन सर्किट लगाते हैं कि जितना भी एनर्जी लॉस हुआ है वो वापस से हम लोग इनपुट में देते हैं। तो इसी के लिए हम लोग अब क्या करते हैं कि वापस से एनर्जी कैसे देंगे, तो वो पॉजिटिव फीडबैक से। पॉजिटिव फीडबैक में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ये मेरा एम्पलीफायर है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या करते थे, ये जो फीडबैक सर्किट रहता था आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में ऐड करते थे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से पता चल रहा होगा सबको कि ऑसिलेटर में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर ये ऑसिलेटर है तो ऑसिलेटर का कुछ आउटपुट आया, धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, आउटपुट कम होते जाएगा, तो हमको एक्सटर्नली क्या होगा, एक्सटर्नली हमको इनपुट में वापस से वो एनर्जी कॉम्पनसेट करना है। मतलब अगर बॉटल ट्रांसफर वाला एग्जांपल लें तो जो भी पानी नीचे गिर रहा था वो उतना ही पानी हमको बाहर से वापस से बॉटल में ऐड करना होगा। तो ये फीडबैक क्या करता है, वही काम करता है कि हम लोग ये फीडबैक गिरा हुआ पानी को वापस से इसमें ऐड कर रहा है। जो पानी गिर गया, जो एनर्जी लॉस हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन हम क्या करेंगे कि मेरे पास अलग से जो और पानी रहेगा वो हम इसमें डालेंगे ताकि एनर्जी जो है, जितना भी पानी गिरा है उतना पानी वापस से हम ऐड कर दे ताकि सेम लेवल ऑफ पानी रहे। अगर 1 लीटर पानी था तो वो 1 लीटर ही रहे। तो ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर में इनपुट दिए, आउटपुट आया, ठीक है। अब आउटपुट क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ घटते जाएगा एनर्जी लॉस के कारण। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक है वो क्या करेगा, वो जो एनर्जी लॉस है उसको कॉम्पनसेट करेगा, आउटपुट से कुछ एनर्जी लेगा और इनपुट में ऐड कर देगा वापस से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं, क्योंकि ऑसिलेटर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉम्पनसेट द एनर्जी लॉस। ओके, तो ये था हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल था ऑसिलेटर का वो, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस से स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी अब हम लोग इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे डायग्राम को समझाया है मैंने, तो यहाँ पे सारा पॉइंट लिखा हुआ है, तो डायग्राम देख करके और इससे कोरिलेट कर सकते हैं। अब इसमें यही था कि एक चार्ज कैपेसिटर लिए, कैपेसिटर एज सी डिस्चार्जेस, जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हुआ, करंट फ्लो हुआ एल के थ्रू, करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। लेकिन जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया तब क्या हो गया, मेरा जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स होने लग गया, मतलब कम होने लग गया। तो अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग गया तो अभी इंडक्टर क्या करेगा, इस चेंज को अपोज करेगा और अपना पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। पोलैरिटी रिवर्स होगा तो अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा जिसका कि डायरेक्शन सेम होगा जो कि पहला वाला केस में था, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही वो पोलैरिटी रिवर्स किया तो अब एल जो है, जो इंडक्टर है हमारा, वो सोर्स की तरह काम करेगा और वो करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो करंट क्या करेगा, जो सी डिस्चार्ज हो गया था उसको चार्ज कर देगा, लेकिन पोलैरिटी इस बार ऑपोजिट रहेगा सी का, ठीक है। अब जब सी पूरी तरीके से चार्ज हो गया, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक एनर्जी सारा पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया है, तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो गया, करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि सारा चार्ज तो सी के पास आ गया। अब सी चार्ज है मेरे पास, तो अभी क्या होगा, इंडक्टर के पास कुछ नहीं है, तो अब करंट क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो कैपेसिटर चार्ज हुआ, अब इस स्टेप में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब जो करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर के पास वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इसी तरीके से सर्किट चलता रहेगा। तो यही ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दिस कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी रिजल्ट्स इन ऑसिलेशन, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो पोलैरिटी है कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वो चेंज होते रहता है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ पोलैरिटी चेंज होता है तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है, इसीलिए ऑसिलेशन हम लोगों को मिलता है। लेकिन ये तो था आइडियल कंडीशन जब कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट में क्या होता है कि विद टाइम ऑसिलेशन डिक्रीजेस। टाइम के साथ क्या होता है, ये जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होते जाता है। क्यों, फ्रिक्शन के कारण और हीट डिसिपेशन इन द सर्किट, हीट के कारण, जो कि ये वाला बताए थे, कैपेसिटर, इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी एनर्जी लॉस हुआ उसको वापस से हम लोग कॉम्पनसेट करें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं ऑसिलेटर में। तो आज के क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और टाइप्स ऑफ रेजोनेटर देखेंगे। थैंक यू।